सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 27 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे कई खबरों के बीच में खबर है यूएस से आ रही है ट्रेड बैरियर्स को लेके, ट्रेड टैरिफ्स को लेके, जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यूएस ने क्लियर कर दिया है कि मेक्सिको, चाइना और कनाडा से आने वाले कोई भी इम्पोर्ट्स पे वो कम से कम 25% का टैरिफ तो लगाने ही वाले हैं। इसके साथ ही साथ एडिशनल चाइना पे 25 प्लस 10% का और लगाएंगे। कई कारण बताए हैं कि इससे इनकी जो यूएस की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसको नुकसान हुआ है इम्पोर्ट से। और मेक्सिको के रूट से चाइना से भी बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है ड्रग्स वगैरह की। अब ये देखिए, मेक्सिको पे ट्रेड टैरिफ लगाने के पीछे कारण ये है कि डायरेक्टली मेक्सिको चाइना ही है। आपको सुनने में अजीब लगेगा कि मेक्सिको चाइना ही है, ऐसा क्या मतलब है सर? देखिए, मेक्सिको में इस समय जितने भी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, खुद BYD जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसने भी वहाँ पे लगा रखा है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कार मेकर कंपनी है, ये इन्होंने मेक्सिको में लगाए हुए हैं। क्योंकि चाइना डायरेक्टली यूएस में अपने कोई भी काम नहीं कर सकता। यूएस में कई बैन है चाइना के ऊपर, तो उसने मेक्सिको में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूनिट्स लगाई हुई हैं। मेक्सिको के रास्ते ही चाइना अपना माल यूएस में भेजता है, और यूएस में बहुत बड़ा कारोबार चाइना का चल रहा है वाया मेक्सिको। सिमिलरली इसी रूट के बीच में यूएस ने कई आरोप भी लगाए हैं कि इलीगल माइग्रेशन से लेकर ड्रग सप्लाई भी इस रूट का पार्टिसिपेंट है। यूएस ने कह दिया क्लियरली कि ट्रेड बैरियर लगाने के पीछे कारण उनका वापस से अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, यहीं के लोगों को रोज़गार देना है। जो डिक्लाइनिंग कंपनीज़ हैं यूएस की ओरिजिनल, उनको वापस से ज़िंदा करना है, चाहे वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई और टेक्नोलॉजी में हो। इसके अलावा आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया है कि बैलेट और ईवीएम की लड़ाई में वो अभी किसी के साथ नहीं है, और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की ओर। तो उसमें ये सब कुछ पॉलिटिकल और आर्टिकल्स है, इसमें मैं गया नहीं। और ट्रेड वाले पे ही आते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेक्सिको पे आप पाएंगे कि मेक्सिको से तो इतना कुछ बढ़िया है नहीं। मेक्सिको में इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो यूएस को कंट्रीब्यूट कर सके, मगर मेक्सिको में इस समय सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे पेज से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, फर्नीचर्स, डेली यूज़ के सामान, चाइना ने और कई कंपनियों ने मिलके वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे हैं। मेक्सिको के रूट से ही ये सारा सामान बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर करता है। ठीक है। Trump tariffs plans could impact global trade. During his campaign for presidential election, Donald Trump had advocated levying a 60% tariff on imports from China and 10 to 20% on others. At a talk at the Economic Club of Chicago, he argued that higher tariffs would help facilitate manufacturing in the US, rebalance trade with other countries, and improve government finances. The president elect has now gone a step ahead, announcing on social media platform that after being inaugurated in January, he would impose 25% tariff on all products from Mexico and Canada and levy an additional 10% on China. तो इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम एडिशनल टैरिफ लगाने वाले हैं। अब द इम्पोजिशन चीप टैरिफ विच आर एसेंशियली टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि ऑब्वियसली बात है। ये टैरिफ लगने के बाद अगर मान लीजिए कि बॉर्डर है, अगर ये चीज़ 10 रुपये की थी, मान लीजिए कि वो नॉर्मली बॉर्डर की फ़ीस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के 15 या 12 में बिक रही थी, ठीक है ना? जो कि नॉर्मल है, जो कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गिनी जाती है, लॉजिस्टिक्स वगैरह फ़ीस। तो व्यापारी उसे 15 में बेच रहा था, ठीक है? माल को उठा के लाया तो 15 में बेच रहा है यहाँ पे। अब टैरिफ वगैरह लगाने के बाद ये और महंगा हो जाएगा, 30 तक पहुँच सकता है, 25-22 तक पहुँच सकता है। जब यही सामान यूएस में ही बनेगा ओरिजिनली, तो मैंने क्या बताया था कि ओरिजिनली 10 रुपये का ही बन रहा है।
इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स होंगे वो वापस से यूएस बेस्ड कंपनी से ही खरीदेंगे, ना कि इम्पोर्टेड सामान खरीदेंगे। ठीक है। अभी ये क्योंकि हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, जैसे ही ये आप फिगर मास मैन्युफैक्चरिंग में कर लेते हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ही प्रॉफिट में रहता है, और जितने आपके बीच में बिजनेस बिजनेस ओनर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। In fact, Trump's proposals could end up costing a typical household in the US more than $2,000 a year. As a study by economists at the Peterson Institute of International Economics, however, the policy of raising tariff appears to have found favor across both Republicans and Democrats. अब देखिए, अब आप यूँ सोचिए कि एकदम से सर ये तो बढ़िया है, यूएस को फ़ायदा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं नुकसान ये होगा साथियों, क्योंकि अब ये हम जिस जिस इम्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये यूएस मार्केट में पूरी तरह घुस चुका है। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बैठ चुके हैं जाके। इतनी जल्दी इनका हम ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, और जब तक धीरे धीरे ऑल्टरनेट होगा, देखिए कोई स्विच नहीं होता है कि स्विच बंद कर दिया बस, नहीं, ये धीरे धीरे मार्केट से हटेंगे। इस इस पूरी कहानी के बीच में, इस कहानी के बीच में जो ट्रांजिशन का नुकसान होगा, ठीक है, बायर्स इम्पोर्टेड प्रोड्यूसर से ना लेके अब यूएस डीलर्स से बातचीत करेंगे, फिर ये अपनी सप्लाई चेन उस हिसाब से शुरू करेंगे बनाना, उस हिसाब से अपनी फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इस सब ट्रांजिशन में समय लगेगा, और जब तक इस ट्रांजिशन में समय लगेगा, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा, सप्लाई चेन में आएगा, सेल होगा, स्टोरों तक पहुँचेगा, गोदामों तक पहुँचेगा। इस बीच जो महंगा प्रोडक्ट आएगा, जो महंगा प्रोडक्ट आ रहा होगा, जो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि 22 रुपये का हो सकता है, वो 20 का भी हो सकता है, वो 25 का भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन तो अपना मार्जिन नहीं छोड़ेगा। ये जो बर्डन होगा, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ेगा यूएस के, जो कि इस आर्टिकल में बताने का प्रयास यहाँ पे करा है कि $2600 पर ईयर का बर्डन यूएस कंज्यूमर पे पड़ जाएगा चक्कर में। हालांकि ये असर कम हो जाएगा जब आपका वापस से प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, सप्लाई चेन बैलेंस हो जाएगी यूएस के अंदर में ही। ठीक है, क्योंकि देखिए यूएस में फिर भी इतना सस्ता नहीं बनेगा, कि यूएस में लेबर लॉ सकते हैं, कंपनीज़ को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ को, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस महंगा है यूएस में। तो इस बीच जो भी कहानी होगी, फ़िलहाल जो भुगतेगा कुछ समय के लिए, वो होगा आपका कंज्यूमर। यही आर्टिकल में बताने का प्रयास करा जा रहा है कि ये ट्रांजिशन जो होगा, ये ट्रांजिशन हमें नुकसान दे सकता है। इंडिया हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रम्प्स इनिशियल ट्रेड साल्वो, और अच्छी बात है कि भाई इंडिया को उसमें इन्वॉल्व नहीं करा है, मगर जैसे कि ट्रम्प साहब ने पहले ही कहा था कि मिनिमम 10% तो लगाएंगे ही टैरिफ वो, तो ऑटोमेटिकली सारे देशों पे। हाउएवर इन द पास्ट ही हैज़ कॉल्ड इंडिया ट्रैफिक किंग एंड अ वेरी बिग अब्यूज़र, ट्रेड अब्यूज़र, इंडिकेटिंग दैट ही मे वेल रैश इट अंडर द प्रेशर। और असल में हाल ही में इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था, वो यूएस ने रोक लिया था सोलर पैनल्स का, और ये कहा था कि चाइना से आ रहा है, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए भी कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे, अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समस्या ही बढ़ सकती है। क्रेडिट फोकस टू बी स्ट्रेंथन, पब्लिक प्रेसिडेंट बैंक्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी। और वापस से बाज़ार में क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कि बैंक्स हैं, वो नए स्कीम्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन पेज में, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी से, ओशंस ऑफ वाटर में बी हाइडिंग विद इन यूरानस एंड नेपट्यून स्टडी। Using a simulation, a new study has proposed that there might be an ocean of water inside Uranus and Venus. The hypothesis could explain the strange magnetic field of both worlds. The study phase separation of planetary ices explain more non-dipolar magnetic field of Uranus and Neptune. Then mention करा है strong magnetic fields. Earth's mag field is generated in a core, producing a clear north and south known as a dipole that roughly aligns with the axis of the planet. It is like there is a big giant bar magnet inside the planet. जानते हैं कि हमने पढ़ा है जोग्राफी में भी कि इमेजिनरी एक बड़ा सा बार मैग्नेट है जो हमारी अर्थ पे है, नॉर्थ साउथ, और यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, जो कि सराउंड कर रही है हमारे प्लानट को। हालांकि ये गोला अर्थ का नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं।
यही अगर बार मैग्नेट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। The layer of water. Miller's proposal aims to settle this debate. It is based on simulating the motions of 500 atoms to model the interiors of the two icy giants. So यूरेनस और नेपट्यून पे इन्होंने अपना एक मतलब वही एक साइंटिफिक अध्ययन करा, एक मॉडल बनाया साइंटिफिक बेसिस पे। तो वहाँ पे उन्होंने ये अध्ययन के बाद निकाला कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ओशन है। वी थिंक इट्स एन ओशन। एटम्स वगैरह स्टडी करा वगैरह वगैरह केमिस्ट्री के थ्रू। However, this ocean would have pressure at 60,000 times greater than the Earth's surface, so it would behave more like a supercritical fluid. और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ओशन मतलब हमारी तरह ओशन नहीं होगा, वो एक सुपरक्रिटिकल लिक्विड स्टेज पे है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो यहाँ से नेपट्यून में भी इन्होंने अध्ययन करके एक मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करा कि वहाँ पे पानी कैसे है और है भी तो किस रूप में है, जो कि इन्होंने सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहा है। अगली खबर आ रही है पैन कार्ड को लेके। नए पैन कार्ड 2.0 कैबिनेट ने लॉन्च करा। इसमें QR कोड होगा, इन्हें अपग्रेड करा जाएगा। और पैन enables the income tax department to link transactions such as tax payments, tax deducted at source, TCS credits and income returns. Further, TAN indicates for tax deduction and collection account number। टिन टैन पैन ये सब आपके टर्म्स हैं IT डिपार्टमेंट के लिंक करते हुए। तो इसी को लेकर नया अपग्रेड आया है। इसमें QR कोड आपका आएगा ताकि आपको भी गवर्नमेंट चाह रही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट है। अब डिसमेंटलिंग क्लाइमेट टॉक्स मैंने बीते कई आर्टिकल्स में बताया है कि COP29, पेरिस एग्रीमेंट, COP28 UAE में हुआ था। इन सब के निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहे हैं ढंग से। कई कारण हैं, कुछ कारण ये भी हैं कि बड़े लीडर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुद इस बार COP29 में कोई बड़ा लीडर नहीं पहुंचा था, ठीक है। और फिर जो शर्तें तय करी जा रही हैं वो ऐसी करी जा रही हैं कि 2035 तक डेवलप्ड नेशंस जो हैं बड़े बड़े वो अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे, या जो अमाउंट कही गई थी कि डेवलप्ड नेशन कंपनसेट करें। देखिए क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए क्या उपाय लगाए जा रहे हैं। उपाय ये लगाए जा रहे हैं कि ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हम ट्रांजिशन करके जाएं ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, ठीक है। मगर ये ट्रांजिशन करने के लिए आप समझ रहे हैं कि हमें फिर अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन बंद करना पड़ेगा। फिर ग्रीन ट्रांजिशन कोई आसान थोड़ी है। हमें काम करना पड़ेगा बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमें काम करना पड़ेगा EV इंफ्रा के ऊपर, EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, वो पूरे देश में लगाने पड़ेंगे, हर देश को लगाने पड़ेंगे। हमें फिर अपने जो भी देश हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विकासशील देशों के, छोटे देशों की, उनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लानी पड़ेंगी जो EV पे काम करेंगी, प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है और जो लॉस हो रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का डेवलप्ड नेशन की वजह से, तो इसकी भरपाई मांगी है डेवलपिंग नेशंस ने कि आप हमें इसमें हेल्प करें ताकि हम भी इसमें कर सकें काम। अब यहीं पे आके तभी देखिए कोई मीटिंग में बड़ा देश नहीं आया इसमें, अपने सिर्फ प्रतिनिधियों को भेज दिया, बड़ा कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं आया इसमें। जब ये बात कही कि आपकी एनर्जी ट्रांजिशन है और जो लॉस हो रहा है, आप लोगों ने इतने सालों से विकास कर लिया अपना दोहन कर करके संसाधनों का, तो कम से कम $1 ट्रिलियन तो दीजिए आप। उसमें डेवलप नेशन ने कहा कि नहीं भैया हम सिर्फ $300 बिलियन देंगे, वो भी हम छोटी छोटी किस्तों में देंगे, ठीक है ना, वो भी 2035 तक देंगे। तो इसमें इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है कि अपना जब तक पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया फॉसिल फ्यूल का जितना कर सकते थे, तो वही मौज हो गई है। अब सब बोले पड़े हैं कि नहीं भैया अब जो है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन एनर्जी पे काम करना हर देश के संभव नहीं है। वो टेक्नोलॉजी लाना, वो स्किल वर्कफोर्स लाना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाना, यूनिट्स लाना, मास मैन्युफैक्चरिंग करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। Inherently unstable, it is not a surprise that current international arrangement on climate change has turned out to be ineffective. It is only major multilateral system which is completely aligned against the rich and powerful nations. Usually, the rules of any international forum reflect the prevailing power balance and are mostly in favor of powerful as they are ones who decide other rules. वही देखिए, अब देखिए बड़े देशों में क्या है, लॉबी है फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ की, पेट्रोल कंपनीज़ की, इनकी बहुत तगड़ी लॉबी है जो इनको आने भी नहीं देगी, कोई रिफॉर्म लाने भी नहीं देगी,
ठीक है। इसको लेके आप पढ़िएगा क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट का एक छोटा सा अध्ययन कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। एमिशन कट्स inadequate. As a result, emission cuts have been nowhere close to what is required. The European Union is expected to cut its emission around 60%. यूरोपियन यूनियन से उम्मीद की जा रही है कि 60% तक अपने emissions कट करे from 2019 levels. The US has been the biggest laggard. Despite much touted in Inflation Reduction Act, US is only aiming for 50% cut. मतलब डेवलपिंग नेशंस ने अपने आप को जो डेवलप कर दिया है, देखिए कोई ऐसा है नहीं कि पैदा होते ही अमीर बन गया था। इन्होंने पूरे संसाधनों का दोहन करके सारा दुनिया भर का प्रदूषण देकर धड़ाधड़ प्रोडक्शन करने के बाद अपना तो काम कर लिया है, मगर अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और छोटे देशों के ऊपर और दबाव बना रहे हैं। ठीक है, जिनके पास इतना ट्रांजिशन करने का पैसा नहीं है। सेम चाइना के लिए भी है, चाइना का तो और बड़ा खेल है। In the bargain, the developed countries limited the quantum of climate finance to be raised by them $300 billion and no more. The dismantling of the international climate structure has been across the board, which has led to a continuous decline in trust of developing countries. However, it is still the only multilateral forum where small nations such as Tuvalu, Marshall Islands have a voice. अब देखिए छोटे देश जो विशेषकर जो कोस्टल देश हैं, आइलैंड देश हैं, वो तो डूब रहे हैं पानी में। जल स्तर बढ़ने से कैसे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉसिल फ्यूल बर्न होने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब इस सब का ध्यान बिल्कुल भी विकसित देशों का नहीं है, तो इसीलिए ये अब समिट जो हैं पेरिस एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, इनको बिल्कुल ही टूथलेस माना जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसे हम अपडेट करते हैं मोस्टली नाइट में या इवनिंग में, ताकि हम आज के दिन की भी करंट अफेयर्स उसमें ले आएँ। तो अगर आपको इन केस मॉर्निंग में नहीं मिलता है उसमें, तो आपको इवनिंग में मिलेगा, ताकि हम उस दिन की भी करंट अफेयर्स डिटेल में आपके लिए ले आएँ। थैंक यू।